संजय चतुर्वेदी जी, स्वागत है आपका। और हाँ, डॉक्टर नमस्कार। अस्थाना जी अलीगढ़ से हैं। बहुत सुंदर, अलीगढ़ का नाम देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्या मेरी बात है, बेटी क्या अलीगढ़ बात में है, ही पे आई है। क्या बात है। हाँ, भी आइए, अपना हमें सेवा का मौका दीजिए। ओपी अग्रवाल जी के यहाँ एक्स मेयर अरे है वाह अलीगढ़ के। जी, वो तो अलीगढ़ की जान आन शान है साहब, ओपी अग्रवाल तो साहब। वो उन्हीं के यहाँ पे आई हुई है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और अपना इसमें बहुत सी महिलाएं हैं। आज हम बड़े भाग्यशाली हैं। मैं सुबह से यही कर रहा था कि ये महिलाओं के लिए बड़ा उपयोगी है। और ये भी हमारे बताऊं, हितेश अभी जी बता बहुत बात कर महिलाओं रहा के हूँ। अंतर्गत प्रेमी हो जाएंगे। जी जी जी। आज बड़ी खुशखबरी है कि रामदयाल जी ने हमें ज्वाइन किया है। रामदयाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, सादर रामदयाल जी नमस्कार। ब्रज की विभूति है, पद्म श्री सम्मान से सुशोभित है और नौटंकी के विशेषज्ञ हैं। रामदयाल नौटंकी। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जी नमस्कार। सादर धन्यवाद आपका। नहीं बोलेंगे। और डॉक्टर खन्ना जी आपको याद कर रहे थे मथुरा में। वो जी। भी ड्रामा से निकले हुए हैं, अच्छा स्कूल अच्छा। ऑफ ड्रामा से। जी जी जी। और शिल्पी गोयल मौजूद है, चंद्रलेखा भार्गव भी मौजूद है। बहुत सुंदर। कल उनसे मेरी काफी बात हुई थी, उन्होंने काफी लोगों को संपर्क किया है। बहुत सुंदर, उनको संपर्क बनाए रखिए। निमिता गुप्ता जी हैं, कुकुम शर्मा है, सुकृत है, अनुपमा जी है, ऋचा तिवारी हैं जी और रितिका गुप्ता जी हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। विपुल तांजनी है, पूर्णिमा बंसल जी। विश्वनाथ अग्रवाल जी। मेरे ख्याल में अब शुरू करना चाहिए भाई साहब। हाँ, अब 5 बजे बिल्कुल। आप प्रारंभ कर, हमारे सेक्रेटरी साहब चालू करें। आज की वार्ता के जितने भी श्रोता हैं वो ब्रजकला केंद्र के कुछ मेंबर हैं, कुछ बाहर से भी हैं। मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूं कि वो उन्होंने आज डॉक्टर जानी की वार्ता में उपस्थित होकर के और हम सबको कृतज्ञ किया है। मैं आगे की कार्यवाही के लिए अपने रघु शरण जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। राधे राधे। राधे राधे। धन्यवाद विश्वनाथ जी, धन्यवाद। राधे मैं राधे। रघु शरण ब्रिज कला केंद्र की जूम वार्ता में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं हमारी पिछली जनवरी माह की वार्ता के लिए माननीय श्री उदय प्रताप सिंह जी का पुनः धन्यवाद करते हैं। भारतीय संस्कृति में ब्रिज का योगदान, जो हमारा विषय था पिछली चर्चा का, अत्यंत ही ज्ञानवर्धक और गौरवान्वित करने वाला रहा। और ऐसी ऐसी बातें पता चली हमें ब्रिज के बारे में जिनसे हम अभी तक अनभिज्ञ रहे थे। अब आगे चलते हैं। आज का हमारा विषय, हमारा रसोई घर, हमारा औषधालय। आज ये अत्यंत ही रोचक और स्वादकारी रहने वाला है। और मैं ये कहूंगा कि ये केवल गृहिणियों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए बहुत ही आवश्यक, आज के परिवेश में देखा जाए तो बहुत ही आवश्यक विषय है। इसका लाभ उठाते हुए हम अपने परिवार को कम से कम बहुत सारी चीजों से सुरक्षित रख सकते हैं, घरेलू चीजों का इस्तेमाल करते हुए, और अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ रख सकते हैं। आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर श्री हितेश जानी साहब। आपको आयुर्वेद पर अपार ज्ञान और अभ्यास है, और यकीन मानिए आज की बातचीत के बाद अपने रसोई घर को देखने का हमारा नजरिया बिल्कुल आज से बदलने वाला है। अब हम श्री विष्णु गोयल जी से अनुरोध करते हैं कि वे आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर जानी साहब का स्वागत करें और हमारे ग्रुप से उनका विधिवत परिचय कराएं। विष्णु जी। धन्यवाद। मैं सबसे पहले गणेश वंदना से प्रारंभ करता हूँ। गणेश वंदना।
गणेश वंदना करनी है तो इसलिए गणेश जी की फोटो इनकी जो वो है वो काफी लंबी आप सबसे अनुरोध है कि कृपया अपने आप को म्यूट रखें। जब किसी को कुछ बोलना है, कुछ है, तभी अपने आप को अनम्यूट करें। ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। मैं विष्णु प्रकाश गोयल मथुरा का रहने वाला हूं। लाला मोतीलाल जी शोरे वालों का पुत्र हूं और दिल्ली में ब्रज कला केंद्र की सेवा कर रहा हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज डॉक्टर हितेश जानी जी हमारे सबके बीच में उपस्थित हैं। और ब्रज में एक कहावत है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। जानी जी सामने हैं, लेकिन इनको देने वाले हमारे ओपी दानी जी हैं। ओपी दानी जी की वार्ता में इनसे परिचय हुआ था और उस वार्ता से मैं हितेश जी का मुरीद हो गया था, चाहने वाला हो गया था। मेरी बड़ी इच्छा थी कि ब्रज कला केंद्र के पटल पर भी आप वार्ता दें। आपने मेरे आवेदन को स्वीकार किया, बहुत धन्यवाद। मैं हितेश जी का संक्षिप्त परिचय दे रहा हूं। डॉक्टर हितेश जैन, प्रोफेसर, एक्स प्रिंसिपल and head of department, Gujarat Ayurveda University. Presently doing expensive study and research to promote Ayurveda in India. Professional experience has more than 4 decades of clinical experience. Specialist नाद परीक्षण वैद्य Panchakarma specialist, treated more than 40,000 patients, has more than 2,000 doctor students. Present positions, chairman, जरा सब आप अपने उसको म्यूट कर दें, पूरा म्यूट करा दीजिए। रघु शरण जी सबको म्यूट करा दीजिए, मुझे छोड़ करके। Present positions, chairman Panchjanya Clinical Registry, advisor Apex Committee Panchgavya Research, director Lakulish Yog University Ahmedabad, chairman गर्भ विज्ञान अनुसंधान केंद्र, fellow of Royal Physicians London. Awards in 2007 International Excellence Award for Ayurveda Singapore. 2017 Go Chaturmas Award by Shankaracharya Ji, Bangalore. 2022 Swasth Bharat Swasth Doot Samman for COVID-19, New Delhi. In many granths, books, and also writes articles for famous publications regularly. ऐसे हितेश जी का मैं स्वागत करता हूं और आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि वो अपनी वार्ता प्रारंभ करें। डॉक्टर हितेश जानी जी, उनको अनम्यूट करें। जी अनम्यूट है, जी अनम्यूट है, डॉक्टर साहब अनम्यूट है। मैं करता हूं, कर दिया जी, डॉक्टर साहब कर दिया। स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है? स्क्रीन, हाँ जी हो रहा है, और मूवमेंट भी हो रही, जरा देखिए। मूवमेंट तो हो रही है स्क्रीन शेयरिंग में। आपको स्क्रीन शेयर करेंगे? नहीं, आपको ही मुझे देना पड़ेगा कॉस्ट का।
सत्येंद्र जी, स्क्रीन शेयर बंद है क्या डॉक्टर साहब का? सत्येंद्र जी? यस सर। हाँ, चालू हो गया डॉक्टर साहब। हो गया है और जी। आवाज भी आ रही है, ठीक है। आवाज भी आ रही है। हाँ, सभी को नमस्कार। ब्रज कला केंद्र के इस जूम वार्ता में आके मुझे भी बहुत खुशी हुई है। विष्णु जी तो अ, बताते हैं उनकी खुशी, लेकिन उस हाँ, खुशी पिंटू में मैं भैया भी के हूँ। लिए चाय बना भाई। हाँ, बना रही है तो ना? मैं भी बिना बहुत खुश चीनी हूँ। की, बहुत बिना सीनियर चीनी की लोग बनाना को भाई। देखते हुए भैया ये बहुत बनाए। आनंद होता है। ना फोन बंद कर लीजिए, चाय बाद में बनाइएगा, हाँ, ना डिस्टर्ब चाय हो रहा है। पीजिए लेकिन फोन तुलसी बंद के नगर कीजिए। के मैंने तो चाय म्यूट कर में दिया जी, मसाला मैंने डालिए, म्यूट किया, मैंने म्यूट कर चाय दिया। में मसाला डालिए। ओके, एनीवे, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर आपकी थोड़ी चर्चा हुई। हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। कौन आदमी ऐसा होगा जो अस्वस्थ रहना चाहता है, जिसको छुट्टी लेनी है? हमारे यहाँ बोला जाता है कि 1% ऐसा हो सकता है हमारे टोटल मरीजों में या टोटल लोगों में कि जिसको छुट्टी लेनी है। वो बोलता है कि डॉक्टर साहब हमें मेडिकल सर्टिफिकेट दीजिए, हमें ऑफिस नहीं जाना है। उसको छोड़ते हुए बाकी सबको स्वस्थ रहना होता है। तो स्वास्थ्य हमारा अधिकार भी है, हमारी इच्छा भी है, लेकिन वो स्वास्थ्य कैसे आएगा? डॉक्टर के बाद से आएगा, हमारे जैसे लोगों को मिलने के बाद आएगा, या फिर कुछ बहुत किताब पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, ऐसे आएगा? हमारे पुरखों ने तो ऐसा नहीं सोचा था। हमारे पुरखों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे ऋषियों ने ऐसा अच्छा प्लान किया था कि आप अपने आप स्वस्थ रहो। कुछ जीवन शैली से, कुछ लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं उससे, कुछ खान पान से। तो उसमें सबसे बड़ा रोल रहता था हमारे रसोई घर का। हमारे दादी नानी, हमारे घर की रसोई करने वाली हमारी माँ, हमारे अन्नपूर्णा, सब जानते थे। और आज भी प्रयोग होता है, लेकिन हम कुछ जो अव्यवस्थाएं आज भारत में बनी है, भारतीय जीवन शैली के प्रति हमारा लगाव कम हुआ, दासता की वजह से। कुछ 700-800 साल परकीय लोगों ने शासन किया, अंग्रेजों ने भी शासन किया। कुल मिला के भारत की अपनी जो जीवन धारा, मुख्य धारा, वो कहीं ना कहीं विकसित हुई, क्षतिग्रस्त हुई, और बहुत सी चीजें धीरे धीरे गई। और डेवलपमेंट के नाम से हमारी ऐसी कुछ नई बातें आ गई जो हमें पता ही नहीं चला और हमारे जीवन शैली का पार्ट बनते गई। लेकिन उसके परिणाम स्वरूप हम बीमार होते गए, हम अस्वस्थ होते चले, हमारी जो राष्ट्रीय चित्ती थी उससे भी हम हट गए। तो ये इतना बताते हुए मैं रसोई घर की ओर आपको ले जाऊंगा कि हम कैसे स्वस्थ रहते थे और उसमें हमारा खान पान का कितना रोल था, उसकी हम जरूर चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ भोजन को सिर्फ न्यूट्रिशन का विषय नहीं बोला गया था, या भोजन यानी बहुत एसेंशियल पार्ट है, वो तो है, लेकिन अन्न को ब्रह्म बोला गया। तैतरीय उपनिषद में बोला, अन्नम ब्रह्मेति व्यजाना। हमारे ऋषियों ने, हमारे सीनियर लोगों ने अन्न, अन्न ही ब्रह्म है, वो एटर्नल है, ऐसा उसके बारे में जब देखा, वे उनसे ही प्राण बनते हैं, उनसे ही हम जिंदा रहते हैं, न सिर्फ, लेकिन उनसे ही आगे की जनरेशन चलती है। तो वो ब्रह्म का एक पार्ट है। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में भी वही बताया। तो हम अन्न को देवता मानने वाले लोग, हम सिर्फ अन्न को कैलोरी या न्यूट्रिशन के सीमित दायरे में रखने वाले लोग नहीं थे। तो उस अन्न को हम जब देवता मानते हैं तो देवता की पूजा तो ऐसा नहीं होती, देवता का आह्वान भी ऐसा नहीं होता। तो उसके बारे में हम थोड़ा और जाने। अब ठीक है, वेदों में, उपनिषद में तो अन्न को ब्रह्म माना है, लेकिन मेरा जैसा आयुर्वेदाचार्य, मेरा जैसा वैद्य, हमारे जैसे डॉक्टर साइंटिस्ट तो भोजन ही भेषज, यानी कि फूड ही मेडिसिन है, वो बताएंगे। क्योंकि वो ब्रह्म की बात करनी, वो तो भारतीय मूल चिंतन की बात है। उतने हद तक तो बात करनी नहीं करनी या होनी नहीं होनी, ये शायद इस सेमिनार का, इस वार्ता का विषय भी नहीं है इतना। लेकिन हमारे यहाँ
आज जो विषय रखा गया तो वैद्य उसको कैसे रखेगा विषय कि अन्न ही भेषज है, फूड ही मेडिसिन है। अगर आपने फूड अच्छे ढंग से लिया तो आपको रियली जो जिसको मेडिसिन कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं या दवाई कहते हैं या डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, वो नहीं पड़ती। तो भोजन ही भेषज, क्योंकि शरीर में आदि ही खलु धर्म साधन। इस शरीर से ही तो भजन करना है, इस शरीर से नौकरी करनी है, धंधा करना है, बिजनेस करना है। अगर यही बीमार रहा तो हम कैसे सेवा करेंगे प्रभु की भी? हम पलाठी भी नहीं लगा सकते, हम पार्टी नहीं लगा सकते, हम नौकरी नहीं कर सकते, हम बिजनेस नहीं कर सकते। तो इसको ठीक रखो, यही धर्म का साधन है और उसको ठीक रखना वही धर्म है। ऐसी बात हमारे यहाँ चलती थी, हम समझते भी थे। लेकिन विज्ञान के नाम से पश्चिम के प्रभाव ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा अलग अलग जो शकंजा डाला। उसमें एक ये भी है कि हम भोजन को ही नहीं समझ रहे, हम अन्न को ब्रह्म तो ठीक, हम कुछ नहीं मान रहे हैं और हम इसके बारे में इतनी गलतफहमी शायद फंस चुके हैं। तो शायद आप जो मैं देखता हूँ इतने सीनियर लोगों के बारे में, तो मुझे नहीं कहना, लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है जो आज बिजनेस कर रही है, नौकरी कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करे, भारत का बड़ा ताकत, भारत की बड़ी ताकत है, वही लोग भोजन के बारे में, अन्न के बारे में वो नहीं जानते जितना उसको जानना चाहिए, जितना हमें जाना था। लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी नई पीढ़ी को ये पास ऑन करे जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया। तो भोजन ही भेषज कैसे है, तो कुछ और आगे चलते हैं। तो हमें तो जाना पड़ेगा एक्चुअली तो दादी के पास, नानी के पास, कोई बड़ा आयुर्वेद का ग्रंथ खोलना पड़ेगा और सब पढ़ना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा। हमारी दादी के बटुए में से ही सब निकलेगा, हमारे नानी के बटुए में ही सब पड़ा है। अब दादी और नानी भी कुछ कंफ्यूज है, या उसका कोई मानते नहीं, या उसको कोई पूछता नहीं, तो पूछे तो उसके बाद बताने लायक जरूर है। तो आज उस दादी और नानी जिन्होंने हम सबको ठीक रखा, जिंदा रखा, बड़ा किया, पाला पोसा, उसी दादी नानी का बटुआ मेरी जिम्मेदारी है कि आपकी तरफ खोलना, हमारे ब्रज कला केंद्र के श्रोताओं को, पाठकों को ये सब बताना। अब ये भाई जी की भी जिम्मेदारी है। जैसे विष्णु जी ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, तो उसी तरह से मैं उस कार्यक्रम के आयोजन में उस दादी नानी के बटुए से कुछ बात आपके सामने रखता डॉक्टर साहब आपकी आवाज हल्की हो गई, माफ कीजिए, थोड़ी आवाज हूँ। ओके, थोड़ा नजदीक लाना पड़ेगा। हाँ हाँ, नाउ इट करेक्टेड। हाँ हेलो, little- हाँ थोड़ा बेटर बेटर हुई। बेटर हुआ, ठीक है। जी। तो मेरा अब सबमिशन होगा कि हम थोड़ा आहार द्रव्य ही वो औषध द्रव्य है कैसे, वही समझना है। अगर हमारा रसोई घर ही हमारा औषधालय है तो रसोई घर में तो हमारा आहार होता है या अन्न पकता है। तो मैं दो बातें इसमें रखूंगा, ज्यादा तो मसाला और स्पाइसेस के बारे में जो हमारे घर में होता है, हमारे रसोई घर में खास करके होता है। 51 प्रकार के मसाले या स्पाइसेस या हर्ब्स हमारे यहाँ ऑफ एंड ऑन आमतौर पे होता है। तो हमारा फूड ही मेडिसिन कैसे है, मैं जरूर आपके सामने रखूंगा। जैसे डेली हम, हमारी जो महिला सुनने वाली होगी या आपके घर में माताएं बहनें हैं, हम भी जानते हैं कि जैसे हल्दी का प्रयोग हम हर दाल में, सब्जी में करते हैं। तो कितना होता है, चुटकी भर होगा। तो वो हुआ कुछ उसका इंग्रेडिएंट, कुछ रसोई का, उस फूड का, उस दाल या सब्जी का। लेकिन अगर कुछ भी करते करते सीजन की वजह से या खान पान में ध्यान नहीं रहने से या आपत्तिजनक कुछ बातें हुई, तो अगर खांसी हुई, बलगम हुआ, फेरेंजाइटिस हुआ, टॉन्सिलाइटिस हुआ, आवाज बैठ गई, गला पकड़ गया, तो उसी जो हल्दी डेली हम एक चुटकी भर यूज करते थे, उसी हल्दी का बड़ा चम्मच लेके 10 से 12 ग्राम, एक तोला, अगर उसको थोड़ा भून के उसी हल्दी को गर्म पानी के साथ दूध में मिला के या गुड़ के साथ या फिर हनी के साथ ले लिया, तो वही हमारा औषध बन गया। जैसे हम दाल रोटी खाते हैं, जैसे रोटी गेहूं के आटे की बनी, डेली तो हम रोटी, पूरी या भाखरी या कुछ भी बाटी, मतलब आटे की कितनी चीज बनती है हम जानते हैं। ये पश्चिम नहीं है, ये यूरोप नहीं, अमेरिका नहीं है, ये एक चीज की एक में से एक ही बनेगा, वो जानते भी नहीं। लेकिन हम तो कितना उस आटे से बनाते हैं। तो वो डेली हमारा फूड है, मेन स्टफ है। कभी
स्टेपल फूड है, तो वही खाते खाते या कोई भी वजह से अगर कहीं फोड़ा हुआ, कहीं फुंसी हुई, क्या आवाज बंद हो गई डॉक्टर साहब? हाँ, डॉक्टर साहब का वीडियो भी रुक गया। लग रहा है कुछ इंटरनेट कनेक्शन में कुछ इश्यू है। मेरा आवाज भी डॉक्टर साहब को तेज करनी होगी। हाँ, मैं फोन करता हूँ डॉक्टर साहब। आवाज भी बहुत कम है। जी, मैं बोल रहा हूँ उनको अभी। हाँ, आ गए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आ गए आप। थोड़ा आवाज भी ठीक कीजिएगा अगर हो सके तो, थोड़ा सा और लाउड, या माइक को थोड़ा सा और अपने नजदीक रख लीजिए मुंह के, तो बेटर रहेगा। जी, ठीक है। तो जैसे अभी स्क्रीन भी चालू है ना, दिख रहा है ना? अब चालू है जी। हाँ। चालू। तो जैसे वही आटे में अगर आपने सेंधा नमक डाल दिया और उसमें थोड़ी हल्दी डाल के गरम करके, पानी डाल के गरम कर दिया और पोटीज बना दी, तो वही जो पोटीज बन गई आटे की, वो वुंड पे लगा देंगे, तो वही आपका पोटीज है, वो wound को फाड़ देगा, ठीक कर देगा, उसमें से पस निकल जाएगा। तो जो आटा जिसकी रोटी बना के खाते थे, जो सेंधा नमक या नमक हम सब्जी में, दाल में डालते थे, जो हल्दी हमने रूटीन में दाल सब्जी में यूज की थी, वही उसकी अगर गर्म पानी के साथ आटे की पोटीज बना दी और फोड़े पे लगा दी, फोड़ा फूट गया तो वुंड हील हो गया। तो ये आहार ही औषध है। हमको एंटीबायोटिक या टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमको मरीज बनने की, मरीज तो हो गए कुछ वजह से, लेकिन डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी हमको बताती थी। तो आहार ही औषध। तो अब उसको जरा और समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ एक बात आपके सामने खास रखूंगा कि जो हमारी खाने की पद्धति है उसमें बड़ी विशिष्टता थी, विविधता थी। हम कभी कोई चीज को रोस्ट करते थे, किसी को तलते थे, मतलब डीप फ्राई करते थे, कभी शैलो फ्राई करते थे, कभी हाफ फ्राई करते थे, कभी बॉईल करते थे, कभी कोटते थे, कभी रस निकालते हैं। तो हमारा खाने का जो तरीका था वो एक विशिष्ट था, जो पश्चिम में एक दो चीज को छोड़ते हुए, एक दो पद्धति को छोड़ते हुए, जैसे आपने कहीं, आप बड़े सीनियर लोग मेरे सामने बैठे हैं, आपके भी रिश्तेदार कोई यूएस में या यूरोप में होंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा या आपको मालूम भी हो सकता है कि अगर कोई यूएस के आर्किटेक्ट का और खास करके मकान का, भवन का कोई आर्किटेक्ट देखे, तो उनके भवन में बेडरूम होगा, ड्राइंग रूम का डिजाइन होगा, वहाँ सिटिंग रूम होगा, लिविंग रूम होगा, शायद लाइब्रेरी भी होगी, लेकिन किचन का कॉन्सेप्ट नहीं है उधर। वहाँ है तो छोटी एक पेंट्री है, एक छोटा सा रूम है जिसमें एक फ्रिज लगा हुआ है, एक टेबल जैसा है, एक प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर माइक्रोवेव ओवन है। आया कोई भी लड़का आया, कोई लड़की आई, कोई बैठ के खाने का तो तरीका नहीं होता। फ्रिज में से ब्रेड निकाली, बन निकाला, उसमें फिर उसी फ्रिज में सूखा हुआ चिकन का टुकड़ा या मछली रखी, उसके ऊपर बटर डाला, चीज डाला, कुछ ज़्यादा सो कॉल्ड हेल्थ कॉन्शियस हो गया तो उसमें कोई हरी पत्ती भी डाली, फिर वही ब्रेड या बन का टुकड़ा जिसमें ये सब डाला हुआ है उसको वो माइक्रोवेव ओवन में रखेगा, वो गर्म करेगा और उठा के वो सैंडविच या बन या बर्गर वो उठा के खाएगा। कार में खाएगा, दौड़ के खाएगा, बैठ के खाएगा, कभी भी खाएगा, कैसे भी खाएगा। ये उसका फूड हो गया, ये उसका लंच हो गया, उसका डिनर हो गया। ये ये क्यों है? क्योंकि उनको मालूम नहीं कि उसको क्या खाना है, कैसे खाना है। ये वहाँ संस्कृति नहीं है ऐसी। कुछ गिने चुने व्यंजनों में उनकी तो दुनिया पूरी हो जाती है। जब हमारे यहाँ तो कौन सी ऋतु में क्या खाना, क्या नहीं खाना, बच्चे को क्या खिलाना, बूढ़े को क्या खिलाना, जब लेडी प्रेग्नेंट है तो क्या खाना, प्रेग्नेंट है लेडी तो नहीं खाना, प्रसूतावस्था में क्या खाना, छोटी बच्ची है अगर वो मेनार्की स्टेज में है तो क्या खाना, क्या नहीं खाना। हाँ, और लड़का बड़ा हो रहा है, ग्रो हो रहा है, उसकी अभी शादी होनी है, तो उसको खाने में क्या ख्याल रखना। दांत चले गए तो अब कैसे
क्या खाना, दांत आया ही नहीं बच्चे का तो उसको क्या कौन सा दूध पिलाना, हर तरह का ज्ञान। तो हमारे यहाँ हर चीज को खाने का तरीका था, पकाने का तरीका था, उसका पीछे साइंस था। इसको कहते हैं हम आहार शास्त्र। लेकिन मैं उसमें से कुछ बातें, हर विषय तो इधर नहीं कर सकते, लेकिन जो मसाला है, स्पाइसिस है, उसका रोल मैं आपके सामने अभी इस वार्ता में रखूंगा। अब मसाला के बारे में आपने सुना होगा, खड़ा मसाला होता है, पिसा हुआ मसाला होता है, हरा और ताज़ा मसाला भी कहते हैं। तो सूखा मसाला, खड़ा मसाला, पिसा हुआ मसाला, फिर हम कहते हैं कि छोंका लगाओ, तड़का लगाओ, वगार करो, तो टेम्परिंग, लसुनिंग, फायरिंग, ऐसे अलग अलग नाम से हम अलग अलग प्रकार से व्यंजन पकाते हैं। जो आपने देखा है आपके घर में ही होता है, लेकिन उसका थोड़ा ऐसा ज्ञान जो हमारे शास्त्रों ने लिखा है वो आपके सामने रखूंगा। तो जनरली हमारे घर में, हमारी रसोई में एक डिब्बा रहता है, मसाले का डिब्बा। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग, जैसे हमारे गुजरात में उसको मसालिया कहते हैं, मसाला, या आप कहते हैं उसको स्पाइसीज, या जो भी कह सकते हैं। तो हर राज्यों में, हर घरों में, भारत के हर घरों में ये मसाले होते ही है। तो ज़्यादातर हम फ्रेश मसाला भी यूज़ करते हैं। हाँ, धनिया पत्ती, कड़ी पत्ता से लेके अदरक है तो वो सब फ्रेश स्पाइसीज है, हर्ब्स है, दिखते भी है, ग्रीन है। लेकिन ज़्यादातर हमारे घर में सूखा मसाला ज़्यादा रहता है। राई है, मेथी है, हाँ, दाना दाना है। तो ऐसी बहुत से मसाले की लिस्ट है जो भी हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो कुछ तो एसेंशियल स्पाइसेस हमारे घर में होते ही है, आइदर इट मे बी फ्रेश, ग्रीन, ताज़ा, या तो फिर सूखा जो मैंने बताया। तो उस मसाले के बेसिक बाय एंड लार्ज दो प्रकार होते हैं। अब हींग, हल्दी, जीरा, धनिया, राई, मेथी, वो तो हमारे घर में होता ही है, हर घर में होता है। उसका एक अलग डिब्बा होता है, उसमें से हम रसोई करने में यूज करते हैं। लेकिन वही कैसे औषधि बन जाता है और उसका कैसे कहाँ उपयोग होता है, उसकी चर्चा हम अभी करने वाले हैं। तो देखो, स्पाइस कुछ सिर्फ करने के लिए नहीं होता, उनके हमारे टोटल फूड है उसको कुछ टेस्ट देता है। उनमें से कुछ चीज ऐसी होती है जो कुछ एरोमेटिक है, जिसमें एसेंशियल ऑयल है, या जिसको हम कहते हैं कि वोलेटाइल ऑयल है, जिससे हमारे एपेटाइट सेंटर को स्टिमुलेशन होता है। जैसे कहीं छोंका लग रहा हो तो बहुत अच्छा लगा, वो रसोई बन गई, तो रसोई बन गई वो फीलिंग अलार्म लगने से नहीं लगती, वो ब्रेन में अलार्म लगता है और वो नेजल ऑल्फैक्टरी थ्रू, वो घ्राणेंद्रिय के थ्रू पता चल जाता है। क्योंकि कोई एरोमा ऐसी है जो एरोमा आपकी नेचुरल जो एपेटाइजर्स है, एपेटाइट सेंटर है, उसको स्टिमुलेट करती है, तो हमको नेचुरल भूख लगती है और वो पता चलता है कि क्या बना है, कैसा बना है। तो हमारे फूड के ऊपर वो अलग अलग ढंग का वो उसमें टेस्ट बनता है। सिंपल दाल खाओ, बॉईल करके खाओ, और उसमें छोका लगा के खाओ, फर्क पड़ेगा ही, टेस्ट में फर्क पड़ेगा, एरोमा तो आएगी, लेकिन और भी क्या फर्क पड़ेगा वो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आयुर्वेद ने बताया जो स्पाइसीज है दे आर अग्निदीपन, यानी कि वो एपेटाइजर है और वो है पाचन, यानी वो खुद स्पाइसीज भी भूख भी लगाता है और पचन भी वही करता है, यानी कि वो एंजाइम भी वही है, वो कार्बोनेटिव भी है, एंजाइम भी है, यानी कि डाइजेस्टिव भी वही है। हमको अलग डाइजेस्टिव सब्सटेंस लेने नहीं पड़ते, हमको एपेटाइजर के लिए गोलियां, टेबलेट, सिरप नहीं लेना पड़ता। हमारी प्रक्रिया ही फूड की ऐसी थी कि हम टेस्टी खाना खाए, एरोमेटिक खाए, और वही खाने, वही बनने से हमको भूख लगे और वो उसमें ऐड हुआ है, तो पचने में, वही फूड को पचाने में वही स्पाइसेस हेल्प करेगा। तो स्पाइस का ये एक रोल हुआ। जो मैंने बताया कि वो स्पाइस अपने सुगंध से, उसमें अंदर एक वोलेटाइल ऑयल है, तो वो उससे हमारी नाक को वो स्टिमुलेट करता है। तो नाक में होती है ऑल्फैक्टरी नर्व, तो वहाँ से स्टिमुलेशन जाता है ब्रेन में, और ब्रेन में जो एपेटाइट सेंटर है उसको वो स्टिमुलेट करता है। तो उसी साथ एपेटाइट सेंटर स्टिमुलेट होते हुए हमारी जो स्टमक है, गट है, उसको वो स्टिमुलेट करेगी और मैकेनिकल प्रोसेस शुरू होगी। हम कहते हैं वो हमें भूख लगी है, कुछ पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, आवाज़ हो रही है, मतलब खाने की इच्छा करना, एक काम होता है स्पाइस का। दूसरा होता है टंग को लगेगा, जीभ को लगेगा। कभी कभी कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब मुझे
अच्छा नहीं लगा। मैं कुछ भी खाता हूँ तो एक जैसा ही लगता है, मुंह नहीं लगता। तो लेकिन जो खोराक हम डेली करते हैं वो डिजीज कंडीशन है। लेकिन अगर स्पाइसेस आ गया, चौका लग गया, तड़का लग गया, उसमें ऐड हो गया, तो आपके मुंह लगता है। तो वो दूसरा कार्य है उसका, हर चीज को टेस्टी बनाना। तो और दूसरा, उसकी इमेज से जब बनता है, कोई एक सिंपल दाल रखिए और छौंका लगी वाली दाल देखिए। एक सिंपल बॉईल किया हुआ आपका वेजिटेबल्स है और उसके ऊपर लगा हुआ छौंका, तो वो उस देखने से ही जो हमारी सेंस है वो बनने लगती है और भूख के प्रति रुचि होती है, इच्छा होती है खाने की। हाँ, तो ये प्रक्रिया स्पाइस कैसे काम करते हैं उसको समझने से पता चलता है। अब मसाला तो बहुत है। मसाला आप, मैं 51 तो आपको गिनाऊंगा। तो आपका स्क्रीन बंद है, शायद स्क्रीन नहीं आ रहा। अच्छा, नहीं आ रहा है? नहीं, स्क्रीन नहीं आ रहा। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया है क्या? क्षमा कीजिए, मैंने आपको बीच में रोका। ना, नहीं, अच्छा किया। आपको बताना ही चाहिए। और स्क्रीन शेयरिंग शायद कहीं निकल नहीं गया, देखना पड़ेगा। मैं आ रहा है सब, आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है सब। अच्छा, तो कंफर्म करिए जरा। नहीं, अभी तो नहीं आया डॉक्टर साहब। मेरे पास तो आ रहा है। नहीं आ रहा, तो अभी नहीं आ रहा। नहीं, अभी नहीं आया। वो तो वीडियो आ रहा है डॉक्टर साहब का, जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं वो नहीं आ रहा है। ओके, कोई ठीक है। परेशानी मैं है तो छोड़ दीजिए डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, स्क्रीन शेयर तो है ना। कैंसर तो मैंने किया ही है स्क्रीन शेयर तो उनको खुद ही करना है डॉक्टर साहब को, वहां से ना, चालू मैंने है। किया ही है। अभी तक चलता था ना। अभी चलता था, अभी भी बीच में चलता जब आप लॉग आउट हुए ना उसके बाद से रुक गया है। है। ओ, तो मैं तो यही तो इसलिए पूछा था। अब आया है जी, अब चालू हो ओके रहा है। ओके, ठीक है। ओके। वो आपको सुन तो रहे थे ना, तो उसमें ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। तो हाँ, अब कितना, चालू हुआ इसके। अब अब चालू हो मसाला, गया। मसाला की बात सुनने में आप इतने एपेटाइजर जैसा हो गया। एनीवे, तो मैंने जो बताया कि मैं एक दो, ये जो बेसिक स्पाइसेस है बराबर, और उसमें वो भूख लगाने का काम करता है, पचाने का काम करता है, स्वाद देता है, सुगंध देता है, जीभ को, खास करके टेस्ट बड्स है उसको स्टिमुलेट करता है, और ब्रेन के एपेटाइट सेंटर को भी वो स्टिमुलेट करता है। तो लेकिन जितने मसाले हैं घर में वो सब यूज नहीं होता। वो कब यूज होता है? तो फिर 51 मसाले का ऐसा क्यों लिस्ट बन गया? हमारे घर में इलायची भी है, लौंग भी है, हमारे घर में राई भी है, धनिया पाउडर भी है, साबुत धनिया भी है, हल्दी भी है। लेकिन ये सब कितना यूज करना पड़ेगा, कितना लेना चाहिए? तो अ, एक रूल है, जो वो थंब रूल बोल सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक डिश में तो वो बदल जाता है रूल। लेकिन इन जनरल आपका कोई भी एक डिश होगी तो मिनिमम 3 स्पाइसेस जाता है, और मैक्सिमम 9 तक जा सकता है। 51 मसाले, इसलिए सबका यूज करो, क्योंकि बहुत से मसाले एक दूसरे के विपरीत हो है। कोई उष्ण है तो कोई शीत है, कोई भूख लगाने वाला है तो कोई अलग चीज, उसकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अलग है। तो जितने मसाले, मसाले सब सही है, मसाले सब अच्छे हैं, लेकिन हर मसाले का यूज हमारे भोजन में नहीं होता। तो मिनिमम हमारी दाल बनती है, सब्जी बनती है, तो 3 से लेके 9 मसाले का यूज होता है। ये एक बाय एंड लार्ज जनरल काउंटिंग आपको मैंने बताया। अब तड़का क्या है और छौंका क्या है? कभी कभी लगता है तड़का लगाना, और कभी कोई बोलते हैं छौंका लगाना। तो तड़का में और छौंका में फर्क क्या होता है? हाँ? तो जनरली जब हम कोई चीज बन जाए, जैसे दाल बन गई, ऊपर छौंका लगाया, तड़का लगाया, ऊपर जब डालेंगे तो उसको तड़का कहते हैं। जैसे हम दाल तड़का, आपने कहीं होटल में एक नाम है, तो दाल तड़का चाहिए या दाल मखनी चाहिए, तो दाल मखनी में तड़का नहीं होता, दाल तड़का में तड़का होता है। तो हर चीज, क्योंकि मसूर की दाल कैसे बनेगी, मूंग की दाल कैसे बननी चाहिए, उड़द की दाल में क्या करना, तो सबका अपना अपना तरीका है, क्योंकि वो पचाना है, उसका टेस्ट लेना है। तो अगर तुअर की दाल है, मसूर की दाल है, तो तड़का लगेगा, तो तड़का ऊपर से लगता है। लेकिन जब सब्जी बनाते हैं, आपने कभी देखा भी होगा, और जो मुझे सुनने वाली महिला होगी उसको पता होगा कि भाई, हम पहले ऑयल डालेंगे या घी डालेंगे, उसमें स्पाइसेस डालेंगे, बाद में बॉईल किया हुआ सब्जी डालेंगे, तो उसको कहते हैं छौंका। तो बॉईल करने के बाद ऊपर डालना वो है तड़का।
लेकिन फ्राई हो रहा है हमारा, ऑयल या घी गर्म हो रहा है, उसमें मसाला डालना और फिर उसमें दाल डालनी या सब्जी डालना, तो उसको कहते हैं छोका। तो तड़का और छोका का क्या अंतर है बाद में आगे बताएंगे कि भाई पहले ऊपर से करने से क्या अंतर होता है। जितने जितने प्रोटीन्स है, खास करके दाल, लेंटिल, तो उसको ऊपर से लगाना पड़ता है, तभी वो प्रोटीन डाइजेस्टिव बनता है। लेकिन जो वेजिटेबल्स है उसको तड़का नहीं लगाना पड़ेगा, वो छोंका लगाने से ही उसके अंदर बहुत सी चीज जो उसके गुण है वो वर्धन होता है। तो तड़का और छोंका, और ऐसे तो बहुत प्रकार है, मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन हमारे शास्त्रों में अलग अलग व्यंजन के लिए तड़का, छोंका, जिसको दुमगार कहते हैं, हाँ, चमकार कहते हैं, संस्कार कहते हैं, संस्कृत में तो बहुत बड़ी बड़ी परिभाषा है, लेकिन आम समाज में जो शब्द है जिसका मैंने यूज किया। अब देखो कि जैसे सूप बनाना, तो सूप कैसे बनता है, ये कोई अंग्रेजों ने हमें नहीं सिखाया, उनके पास तो सूप की इतनी वैरायटी भी नहीं है, और सूप पीते हैं कि नहीं पता नहीं, हमको सब सिखाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं। लेकिन महर्षि भाव प्रकाश ने और हमारे शास्त्रों में मैंने वो निकाला है, 1000 प्रकार के सूप का लिस्ट में आपको दे सकता हूँ, 1000 टाइप ऑफ सूप्स। कौन सी ऋतु में कौन सा सूप लेना, कौन सा व्यंजन खाना है तो पहले कौन सा सूप लेना, या साथ में कौन सा सूप आ सकता है। सूप एज एपेटाइजर क्या होगा, सूप एज ए साइड डिश कब आएगा, और सूप एज ए लास्ट में क्या आएगा। तो ऐसी वेराइटी हो, सूप यानी कोई लिक्विड ही है और वही पहले ही पीना है, ऐसा नहीं है। सूप एज ए स्टार्टर कब है, हाँ, सूप एज ए साइड डिश कब है। तो ये सूप के बारे में छोटी छोटी बात होती है, लेकिन कौन सी सब्जी किसके साथ मिलानी। जैसे आपको मैं बताऊं, कभी आपने बैंगन और ग्वार फली दोनों साथ में खाई है, नहीं खाई होगी, क्योंकि वो सूट ही नहीं होती, वो विरुद्ध आहार बन जाती है। आपका प्याज और दूध नहीं खाते, हमें मालूम है साथ में। तो उसी तरह से बहुत सी चीज, सब्जी आपने कभी कभी वेजिटेबल्स और दाल मिक्स किए हुए खाया होगा, लेकिन लौकी, तूरी, जो फल भी है सब्जी भी है, वो तो हर दाल के साथ मिक्स होती है, लेकिन हर दाल में आप बाकी नहीं चीज डाल सकते। तो किसमें क्या जाना, किसके साथ क्या कॉम्बो बनाना, वो भी एक बड़ा साइंस है। तो उसी तरह से मसाला कब यूज करना, वो भी एक बड़ा साइंस है। तो मैं एक आयुर्वेदिक स्टार्टर सबको बहुत पसंद आएगा, और जो ये कोई भी व्यक्ति को ये पसंद आएगा, यह लेना चाहिए। महर्षि भाव प्रकाश ने बताया, भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण आर्द्रक भस्मकम अग्नि संदीपनम रुच्यम जिह्वा कंठ विशोधनम। अब कोई पंडिताई करने के लिए तो मैं श्लोक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब विष्णु जी ने ब्रज कला केंद्र के माध्यम से ये रखा है, तो कुछ तो संस्कृत, कुछ सुभाषित, कुछ तो आयुर्वेद के मूल श्लोक आएगा ही। ये बता रहे हैं कि भोजन अग्रे, भोजन से पहले स्टार्टर में क्या लेना। ये स्टार्टर, आयुर्वेदिक स्टार्टर आप सुन रहे हो, ये सबको लेना है। ये कोई प्रकृति कौन सी है, उम्र कौन सी है, उसमें ज्यादा मैटर नहीं करता। वो कहते हैं लवण और अदरक, मतलब सेंधा नमक और अदरक को कद्दूकस करके हर यंग व्यक्ति। डॉक्टर साहब एक मिनट रुक जाएंगे, सब लोग शायद अनम्यूट हो गए हैं। रघुशरण जी सबको म्यूट कर दीजिए फिर, वो गलती से शायद को करना पड़ेगा, आई कल आ थिंक जाएगा, कल मैं आ जाऊंगा। सब लोग। मैंने तो अपने आप को अनम्यूट किया। ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? तो अदरक को, एक इतना सा अदरक, अपने अपने उम्र के हिसाब से अपना इतना छोटा अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करना, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालना, 1-2 ड्रॉप्स लेमन का जूस डालना, और वो 10 मिनट पहले अगर आपने लिया, छोटा बच्चा है तो थोड़ा वो गर्म पानी डाल के उसका पानी पिला सकते हैं, उसमें थोड़ा हनी मिला के दीजिए, तो ये आयुर्वेदिक स्टार्टर तैयार हो गया। वो क्या करता है, अग्नि संदीपनम, यानी कि आपकी भूख, एपेटाइट बढ़ाता है, वो आपको इच्छा होती है खाने की। ये उनके जो गुण है उनके हिसाब से वो आपका जिह्वा कंठ विशोधनम, यानी कि हमारे टेस्ट बड को स्टिमुलेट करता है, और गले में जो कफ है जो हमको पचने में दिक्कत कर सकता है, वो सब साफ हो जाएगा। तो 10 मिनट पहले 1000 प्रकार के स्टार्टर हो सकते हैं, लेकिन ये स्टार्टर मैंने सिर्फ आपके
लिए बताया कि ये हर व्यक्ति को करना चाहिए, तो उससे पचने की कभी समस्या ही नहीं आती। तो सबसे पहले ही हमने ये अदरक, थोड़ा सा सेंधा नमक और उसको ऊपर एक आध 2 ड्रॉप्स लेमन जूस के डाल दिए और आपने मुंह में रख लिए और थोड़ा निगल दिए, तो आपको बहुत भूख अच्छी लगेगी, खाना अच्छे से हजम होगा। ये पहला स्टार्टर है। अब उसके बाद जो आगे चलेंगे हम, तो हो जाएगा। अब लास्ट में क्या लेना है, अब हम स्पाइसेस की तो बात करेंगे ही, लेकिन कहते हैं कि आपका क्रम क्या हम होना उनको चाहिए ये खाने बोल का। रहे हैं कि 8 किताबें तैयार होंगी आज। तो भोजनांते पिबेत तक्रम, खाना पूरा करने के बाद आपको पानी नहीं पीना है, तक्र पीना है, ताक पीना, बटर मिल्क, छाछ। तो जब आपका भोजन पूर्ण हो, आमतौर पे हम गलती क्या करते हैं, पश्चिम को देखते हुए, वेस्टर्नाइज होते हुए, हम लोग डेजर्ट खाते हैं, या हम लोग स्वीट डिश लेते हैं, या हम लोग आइसक्रीम परोसते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर प्री डायबिटिक है, भारत में अभी 2 करोड़ लोग प्री डायबिटिक कंडीशन में है, तो प्री डायबिटिक लोग अगर सिर्फ इतना करे, वो एक्चुअली वो डायबिटिक नहीं है, फिर भी उसको डॉक्टर्स ने, इस मेडिकल साइंस ने उसको प्री डायबिटिक का एक लेबल कर दिया है। वो लेबल्ड जो प्री डायबिटिक है, वो अगर स्वीट खाएगा भी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वीट सबसे पहले खाना है, मधुर पदार्थ सबसे पहले लेना, लास्ट में लेने से डायबिटीज बनेगा ही बनेगा। जिसको नहीं है उसको भी आएगा, और है वो तो शुगर खा ही नहीं सकता। तो भोजन के बाद में कसेला रस चाहिए, यानी कि छाछ चाहिए, वो सब पचाता है। तो भोजनांते पिबेत क्रम, वासरांते पिबेत पय, दिन के अंत में दूध पीना है। गाय गई है जंगल में चरने के लिए, 11 किलोमीटर जाती है, वापस आती है, और वो जो 35 प्रकार की वनस्पतियां, हर्ब्स, वो चर के आती है, उसके अंदर जो गुण होता है, सूर्य केतु नाड़ी स्टिमुलेट होती है। जैसे वनस्पति सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बनाती है, ऐसे हमारे देसी गाय माता, उनके कुकुंद में जो सूर्य केतु नाड़ी है, उसमें से खास एंजाइम सिक्रेट करती है खुद अपने बॉडी में, जो हमारे दूध में, घी में, छाछ में, मक्खन में आता है। वो सूर्य केतु नाड़ी का स्रवित हुआ सुवर्ण पित्त, वो जो जर्सी में नहीं होता, वो आपके डेयरी के दूध में नहीं हो सकता, वो आता है। वही अगर रात को पिया या भोजन में लिया, तो वो आपको बहुत फायदा होगा। सुबह तो गाय क्या है, रात पूरी ठंड में गाय खड़ी है, मतलब चंद्र के किरण के पास खड़ी है, तो वो चली नहीं है, वो स्टॉल फीडिंग भी खाया है, तो उनके दूध वो मिठाई में जाएगा, वो दही में जाएगा सुबह का दूध। लेकिन शाम का जो दूध है वो बहुत बड़ा, इसलिए शास्त्र ने बताया कि रात को, मतलब शाम पूरी हो, तब आपको दूध पीना है। निशांते पिबेत्वारी, जब निशा यानी कि रात्रि पूर्ण होती है, जब उठते हो, जागते हो, भोर बजती है, तब आपको तांबे वाला पानी पीना है। अगर आप ये 3 कर लेते हैं, कि भोजनांते पिबेत क्रम, छाछ भोजन के अंत में, दिन के अंत में दूध, देसी गाय का दूध, और रात के अंत में यानी सुबह उठते हुए तांबे वाला रखा हुआ गड़े वाला पानी अगर लिया, तो त्रिभी रोगो न जाए, ऐसे उसके घर में, उसके द्वार में कभी रोग नहीं आ सकता। किम वैद्यस्य प्रयोजनम। तो ये छोटी बात है, लेकिन आप प्रोटोकॉल में अगर हमने कर दिया, जो हमारे परंपरा में वही था, तो। और पानी कब पिए, तब प्रश्न होता है कि तो फिर पानी कब पीना। तो पानी के बारे में कुछ सूत्र इस वार्ता के माध्यम से आपके बताएं। अजीर्ण भेषजम वारी, जब आपको पचता नहीं है, तो आपको गर्म पानी आपका दवाई बन जाता है। जब आपका इंडाइजेशन चल रहा है, तो आपको दवाई लेने के लिए एपेटाइजर या पाचन का चूर्ण चाहिए, मुझे तब पचेगा, वो ठीक, जरूरत पड़ी तो वही देगा, लेकिन इन जनरल गर्म पानी दे दिया जिसको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए तो भेषज बन जाएगा। जीर्णेवारी बलप्रदम, अगर आपका भोजन पच गया है 3-4 घंटा के बाद, और 6 घंटे के समय में आपने खाना खाया, उसको 6 घंटा हो गया है, तो उस समय अगर आप पानी पिएंगे, अच्छा सा पानी, मतलब पानी का एक बड़ा घूंट नहीं, बड़ा गिलास, तो आपको बलप्रद करता है। भोजन भोजने चामृतम वारी, अगर भोजन के मध्य में आप थोड़ा पानी पिए तो वो अमृत भी है, लेकिन भोजन के अंत में अगर पिया तो विषप्रद हो गया। तो पानी का एक सूत्र होता है कि पानी कब पीना, कैसे पीना, कितना पीना। जैसे सुबह तो पानी पीना है उठ के, वो तो आप पूरा 100 ml से लेकर 200 ml तांबे वाला ग्लास में रखा हुआ पानी, तांबे के घड़े में रखा हुआ पानी पी सकते हैं। लेकिन बाकी भी समय में तो पानी का कुछ सूत्र होता है। ये व्हाट्सएप पे कुछ भी आता रहता है
कि 4 गिलास पानी पियो, 6 गिलास पियो, गर्म पियो, पानी बहुत पियो, बार बार पियो। हाँ, तो कंफ्यूजिंग जो है, लेकिन क्लासिक्स क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहता है, आयुर्वेद क्या कहता है, वो आपके सामने मैंने रखा। अब हम फिर से चलते हैं मसाला की ओर, जिसको हम स्पाइसेस कहते हैं। तो देखो, जनरली मैं सिर्फ एक लिस्ट आपको बताता हूँ जो आप सब जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी ये सबका अपना अपना एक प्रयोग कैसे होता है। जैसे अदरक है, अजवाइन है, आमचूर है, दालिम यानी अनार का पाउडर है, फूल चक्री बादियान का 4 फूल होता है, दालचीनी है, सूखा धनिया है, इलायची है, बड़ी इलायची भी है, हल्दी है, शाही जीरा, बड़ा जीरा जिसको बोलते हैं, इमली होती है, सूखी इमली, जायफल, जावित्री, कड़ी पत्ता, केसर, खसखस, लौंग, मखाना, मेथी दाना, लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची, पिपली, मतलब पेपर लौंगम, राई दाना, सरसों, सौंफ, बड़ी सौंफ, तेज पत्ता, तुलसी, कोकम फूल, सेंधा नमक, काला नमक, जौखार, सोडा खार यानी कि रसोई की सोडा, खड़ी शक्कर, मिश्री। तो ये इतने स्पाइसेस है, हमारे घर में होते ही है। अब एक एक को थोड़ा हम जरा समझने की कोशिश करें। तो जैसे काली मिर्च, जिसको हम कहते हैं मरी या पेपर, ब्लैक पेपर कहते हैं। अब पेपर के 2 प्रकार होते हैं, ये मैंने थोड़ा गुजराती में लिखा है, लेकिन एक वाइट पेपर होता है और एक ब्लैक पेपर होता है। तो वाइट पेपर है वो थोड़ा कम स्पाइसी है, और जो ब्लैक पेपर है जो आमतौर पे यूज़ होता है वो थोड़ा स्पाइसी है। अब ये एक्चुअली हमारे यहाँ चिली नहीं था, मतलब हम जो हरी मिर्ची, लाल मिर्ची जिसको हम चिली कहते हैं, वो चिली भारत का मुख्य पदार्थ नहीं है, वो बाहर से आया, हमने एडॉप्ट किया है, लेकिन वो चिली नाम के देश से आया है। हमारा अगर जो कोई तीखा है तो बेसिक तीखा है काली मिर्च, या उसका थोड़ा माइल्ड वर्जन यानी सफ़ेद मिर्च। तो हमारा बेसिक जो तीखापन बनता था वो काली मिर्च, वो कभी भी एसिडिटी नहीं कर सकता, वो खाने को पचाता है, टेस्ट देता है, लेकिन लाल मिर्ची से या हरी मिर्ची से तो एसिडिटी बन सकती है, काली मिर्ची से एसिडिटी नहीं बनती। तो ये बातें हमको समझनी होगी, और वही डेली हम यूज़ वही करते थे। आज हम कभी कभी पिज़्ज़ा में या बर्गर में कहीं फैशन के तौर पे काली मिर्च यूज़ करते हैं, बाकी काली मिर्च पता ही नहीं है, हम मिर्च यानी लाल मिर्ची समझते हैं। चाहे वो लाल मिर्च वो कलर वाली भी कश्मीरी लाल मिर्च है या वो भी है, लेकिन लाल मिर्ची हम कम यूज़ करते हैं। और जो व्रज के वासी है, क्योंकि व्रज कला केंद्र में ये बोल रहा हूँ, आप जाओ कृष्ण संप्रदाय में, पुष्टि संप्रदाय में, वहाँ लाल मिर्च यूज़ नहीं होता। और एकादशी होती है, उपवास होता है, तब तो हम यूज़ नहीं करते बिल्कुल। हल्दी भी यूज़ नहीं कर सकते, लाल मिर्ची भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये किशन को ये नहीं दे सकते, ये बाल को नहीं दे सकते, बच्चों को लाल मिर्च, चाहे वो कश्मीरी लाल मिर्च है तो भी नहीं दे सकते, वो शुक्राणुनाशक है, वो जवान आदमी को नहीं खाना चाहिए। उसके बड़े फायदे भी है, वो मैं बताऊंगा आगे जाके, लाल मिर्च कब यूज़ करना। लेकिन तीखा यानी काली मिर्च, ये हमारा बेसिक था। और जब ये तो डेली यूज़ होता है तीखा बनाने के, जो 6 रस है उसमें से एक तीखा रस भी बॉडी को चाहिए। लेकिन ये अगर आपका आवाज़ बैठ गई है, गला में कुछ फेरेंजाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस हो गया, तो सिर्फ 3 या 4 छोटे काली मिर्च को एक बड़े गिलास पानी में डाल के थोड़ा उबाल के, वो अगर सिप किया आपने या उसके गरारे किए, गार्गलिंग किया, तो आपका आवाज़ खुल जाएगा। तो जो काली मिर्च आपको एक स्पाइसी टेस्ट देती थी, पचाने में मदद करती थी, वही आपका फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, लैरिंजाइटिस को ठीक कर सकता है। और भी प्रयोग है, लेकिन एक लिमिटेड समय में मैं अभी इतना ही बता के आगे चलता हूँ। राई दाना, हर घर में, हर रसोई में राई दाना होता है। तो वो राई है जो ज़्यादातर हम क्यों चौंका उसका लगाते हैं, और ख़ास करके दाल में जो प्रोटीन है वो पचने में दिक्कत करता है, या चाहे मसूर हो, चाहे चने की दाल हो, चाहे तुअर दाल हो, या जो भी दाल है, तो दाल में और कुछ ऐसी सब्जी है जिसको पचाने के लिए राई इज़ अ बेसिक इंग्रेडिएंट। तो राई दाना आपके इंटेस्टाइन की पेरिस्टाइल्स को मूव कराता है और उसको पचने लायक बनाता है। तो राई का तड़का लगता है, और वही तड़का लगाने में उपयोगी ऐसी राई जो हमारा बेसिक हर्ब में, स्पाइस में हमने गिना है। तो वही, अगर आपको बहुत बुखार है और कफजनक बुखार है, कोल्ड आया, फिर कफ हुआ और फिर बुखार आया, तो उसमें राई को पीस के
अगर हाथ और पाँव में लगा दिया तो आपका बुखार उतर जाएगा। तो कफज श्लेष्मज ज्वर में ये सीधा सिर्फ खाने की भी जरूरत नहीं है, राई का उसकी भी जरूरत नहीं है, और लगाने से वो ठीक हो जाता है। तो वही आपका जो स्पाइस है वो फूड को पकाने में हेल्प करता है। और लेकिन वो उसके तो बहुत से प्रयोग है, लेकिन मैं और आगे जाके आपको और बता। मेथी दाना छोके में लगता है, तड़के में लगता है। ये जहाँ जहाँ ऐसे, जैसे भिंडी है, भिंडी की सब्जी में आपका राई का तड़का नहीं लगेगा। माताएं बहनें मुझे माफ करे करती हो तो, लेकिन आज से इसको याद रख ले कि भिंडी फैट और प्रोटीन का ऐसा संयोजन है, वो अपनी आंतों की पेरिस्टाल्सिस को रेज कर देता है और बदहजमी करेगा। खुद भी पचेगा नहीं, साथ में खाई हुई रोटी को भी नहीं पचाने में मदद नहीं करेगा, और अपचन कर सकता है, डायरिया कर सकता है। तो ऐसी चीज़ों में मेथी दाना का अगर छोका लगाया तो वो भिंडी का अपना जो गुण है वो सब मिलेगा, और अवगुण है, दुर्गुण है, वो दब जाएगा। तो ऐसी उसकी मेथी की रचना है। और वही मेथी अगर आपका जोड़ों का दर्द है, अगर आपको शुगर में भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादा वो कोई मेडिसिन तो नहीं है शुगर डायबिटीज़ की, लेकिन जोड़ों के दर्द में ये मेथी बहुत काम में आती है। अगर आपने मेथी दाना 1 चम्मच भी रात को भिगो के रख दिया, सॉक कर दिया, सुबह वो खाया, तो आपके बॉडी को, खास करके वेट को और फैट को वो कंट्रोल कर सकता है। जो छोंके में लगता है, लेकिन उसको अलग ढंग से बड़ी मात्रा में लिया तो वो आपका थोड़ा वेट बढ़ने में रोकेगा, थोड़ा कम भी कर सकता है। वो आपका जोड़ों के दर्द में भी वो फायदा कर सकता है। आपके टोटल आर्थराइटिस में ये रेमेडी ऐसा मत मानना, लेकिन ये प्रैक्टिस करते करते हमारे लोगों ने कभी नी रिप्लेसमेंट करना ही नहीं पड़ा था। एजिंग तो होनी ही है, उम्र बढ़ेगी तो जॉइंट घिसेंगे, बाल सफ़ेद होंगे, पकेंगे, बाल गिरेंगे, हमारी चमड़ी में, स्किन में झुर्रियाँ पड़ेगी। लेकिन ये करते करते हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। उम्र, कैलेंडर एज को रोक नहीं सकते, लेकिन बायोलॉजिकल एज को ठीक करना है तो यू हैव टू यूज आवर स्पाइस एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन। अब जीरे का मैंने बताया, एक जीरा, बड़ा जीरा, शाही जीरा, अमथा। अब जीरा ऐसी अच्छी चीज़ है कि कभी पित्त नहीं करेगा। उससे लगा, अगर छोंका लगाया तो जीरे जैसे जीरो वाला आलू बनाया। अब आलू वायु भी करता है, पित्त भी करता है, लेकिन अगर आलू को जीरे का तड़का लगा दिया तो वो आलू पित्त नहीं करेगा। तो जीरे का बड़ा रोल है। सॉरी। तो जो जीरा है वो उष्णता को, पित्त को कम करता है। तो फूड स्टफ में अगर ज़्यादा कुछ तीखापन आ गया है तो उसको वो बैलेंस करेगा। तो जीरा पित्त नहीं बढ़ाएगा, जीरा गैस नहीं होने देगा, ब्लॉटिंग नहीं करेगा। और जीरा इवन अगर आपने रूटीन में तो ले लिया, लेकिन आपका बहुत गर्मी है बॉडी में, हाथ पाँव में जलन है, पेशाब में जलन है, तो ऐसे में ये गर्मी है और इवन थोड़ा डायरिया है या 2-3 बार दस्त जाना पड़ा, तो वही जीरा पानी में उबाल के, 1 चम्मच कच्चा जीरा पानी में उबाल के वही अगर पानी पी लिया तो आपका डायूरेसिस अच्छा हो जाएगा, आपकी गर्मी कम हो जाएगी। आपका अगर 2-3 बार दस्त जाना पड़ा है तो वही जीरा को भून के दही के साथ ले लिया तो वही मेडिसिन बन गया। आपको डायरिया के लिए लोपेरामाइड या कूटेज घनवटी या कोई आयुर्वेद की मेडिसिन भी नहीं लेनी पड़ेगी, एलोपैथी तो लेना ही नहीं है। लेकिन वही जीरा गरम कर दिया आपने लोहे के या किसी के ऊपर, वो गरम करके उसको भून के दही के साथ ले लिया तो आपका दस्त भी ठीक हो जाएगा। तो ये जीरा पित्त नहीं बढ़ने देगा। हम क्या, हमारे यहाँ एक कहावत है कि सर्दी का इलाज मुट्ठी भर हीरा। एक मुट्ठी हीरा लेके जाओगे भी तो सर्दी जुकाम ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि वो अपने आप ठीक होने वाली चीज़ है। तो इसलिए, और दूसरी कहावत बताई कि अगर सर्दी है, जुकाम है, तो आपने दवाई किया तो आपको 7 दिन में ठीक हो जाना है, तो दवाई आपको 7 दिन खाने पड़ेगी। और अगर आपने दवाई नहीं भी की सर्दी की, जुकाम की, तो वो 1 वीक में ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। मतलब इसका कई, तो दवाई का कोई रोल ही नहीं है सर्दी में। तो कहते हैं कि सर्दी में तो हीरा भर के जाओ, मुट्ठी भर के हीरा ले जाओ तो भी आपको ठीक। लेकिन गर्मी का इलाज मुट्ठी भर जीरा, एक मुट्ठी जीरा है तो कैसे भी धूप हो, कैसे भी लू लगती हो, सनस्ट्रोक लगता है, तो उसको वो बचाता है। और लग भी गया है तो उसका पानी, तो जीरा वाला पानी से आपका पित्त कम होगा,
आपकी गर्मी कम होगी, खास करके आंतों की गर्मी कम होगी। अब जिसको हम कहते हैं पिपर लौंगम, ये दूसरा स्पाइस जो हमारा, काली मिर्च और ये बड़ी जिसको पिप्पल कहते हैं, पिपली कहते हैं, तो पिपर लौंगम, ब्लैक पेपर और ये पेपर लौंगम, ये दो हमारे स्पाइस। ये उससे भी माइल्ड स्पाइस है, लेकिन इतनी अच्छी है, ये कभी कफ नहीं बनने देती। हमारी चाय में बेसिक मसाला में ये पड़ता है। हम जब विंटर आता है तो विंटर के हर जितने व्यंजन होते हैं, मिष्टान जो होता है उसमें ये पड़ता है। तो ये पेपर लौंगम जो है, बड़ी पीपर जो होती है, ये फल है अच्छा सा, तो उसका उपयोग भी होता है। और अगर जोड़ों में दर्द हुआ तो हम तो उसकी दवाई बनाते हैं। तो यही 1 या 2 लंबी ये बड़ी पीपर है, उसका पाउडर करके वो हनी के साथ लिया या गुड़ के साथ लिया तो वो जॉइंट पेन में ये बहुत हेल्प करती है। तो ये स्पाइस भी है और मेडिसिन भी है। सौंफ कौन नहीं जानता। अब वही सौंफ अगर पेशाब में जलन है, आंखों में जलन है, हाथ पांव में जलन है, अब हम स्पाइस की तरह तो यूज़ करते हैं, लेकिन इसको मुखवास में भी यूज़ करते हैं कि वो दीपन है, वो पाचन है, वो पचाने में हेल्प करता है, वो पित्त कम करता है। तो अगर मैंने बताया जिसको हम कहते हैं यूरिन में जलन, पेशाब में जलन, तो वो उस समय अगर एक बड़ी चम्मच, एक ग्लास पानी में डाल के उबाल के अगर ले लिया, तो आपको कुछ उसमें सिर्फ खड़ी शक्कर डाल के वही जो है आपकी सौंफ, वो आपके लिए डायूरेसिस बन जाएगा। वो आपका इतना अच्छा काम करेगा, तो पेशाब की जलन, हाथ पांव की जलन, तो सबको वो रोक देगा। अब ये चक्रफूल है, किसी किसी को चावल से गैस बनता है, ब्लॉटिंग होता है। अगर चावल में ये, जब चावल पक गए उसके बीच में ये डाल दिया, ये बादियान का फूल जिसको हम कहते हैं, चक्रफूल कहते हैं, एक बड़ी एरोमेटिक प्लांट भी है, वो सुगंध देता है, मसाले में आता ही है। लेकिन उसका यूज़ कहाँ करना, जो चीज़ आपको गैस बढ़ाएगी उसका इसमें इसका उपयोग होता है। और जब गैस की दवाई बनानी है तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। ये जायफल, लड्डू बनाते हैं या खीर बनाते हैं, रबड़ी बनाते हैं, तब हम लड्डू में, रबड़ी में ये हम डालते ही हैं, क्योंकि लड्डू नहीं पचा, अगर ये सुगंध तो देगा, ये एरोमा देगा, ये खुशबू देगा, अच्छा लड्डू की सुगंध आएगी, या रबड़ी को, बासुंदी को ये सुगंध भी देगा। लेकिन वो क्यों हम डालते हैं? क्योंकि वो हैवी होते हैं, लड्डू है, रबड़ी है, बासुंदी है, तो वो हैवी है, शायद पचने में दिक्कत कर सकता है, और अगर ज़्यादा खा लिया तो डायरिया भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ पहले से उसका एंटीडोट करके डाला जाता है। तो अगर जायफल डाल दिया तो वो पचने में सुविधा होगी, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। और फिर भी अगर ज़्यादा हो गया तो वही जायफल का चूरा बना के उसको दही के साथ ले लिया तो वो डायरिया रोक देगा। तो ये एंटीडोट भी है, ये हर्ब भी है, स्पाइस भी है, एरोमा भी है, सुगंध भी देता है, पचने में मदद करता है। लेकिन अपचन हो गई, डायरिया हो गया, तो आप इसको खड़ी शक्कर के साथ, या इसको घिस के, बच्चे को तो सिर्फ जायफल का इसको घिसारा बोलते हैं, सिर्फ पानी में घिस के, इसका इतना छोटा सा बच्चे को वो माँ पिला देती है, तो बस, या इसके अपने ब्रेस्ट मिल्क में 1-2 बूंद ब्रेस्ट मिल्क निकाल के उसमें घिस के देती है, तो बच्चे का डायरिया ठीक हो जाता है, जो इन्फेंट्स होते हैं। तो इन्फेंट डायरिया के लिए, और इवन हम एडल्ट के लिए भी वो काम करता है। अब सरसों का दाना, अब सरसों का साग तो हमने खाया है, लेकिन सरसों दाना एक बड़ा विशिष्ट पदार्थ है, जैसे राई है वही फैमिली का ये सरसों है। तो सरसों बॉडी को ठंड लगती है उससे बचाता है। वो ठंड में उसकी सब्जी खाते हैं, मक्का की रोटी और सब्जी, तो बॉडी में गर्मी रहती है। सरसों का तेल जो है वो गर्म होता है, तो वो तेल की जरूरत है नहीं। लेकिन आपको इसको अगर पीस के लगा दिया हाथ में, पाँव में, ठंड लगती है, तो उसका लेप करने से, या उसका पानी करके भी आपके बॉडी में थोड़ा लगा दिया, तो आपको बॉडी को ठंड नहीं लगेगी। तो ये सरसों की अपनी विशेषता है। उसी तरह से सूखा तब मैं धनिया, 1 मिनट आपको डिस्टर्ब करूंगा कि डेफिनेटली। कुछ हमें 10 मिनट का समय क्वेश्चन आंसर्स को भी रखना है। तो हम कुछ छोड़ देंगे, व्यक्ति आपसे कुछ तो पूछने के लिए आतुर है, हम अभी तो छोड़ दें, अभी चालू कर लेंगे तो अब क्वेश्चन आपकी आंसर। वार्ता समाप्त हो, तो हाँ क्योंकि 1 घंटे का हमारा 1 घंटे 10 मिनट का हाँ, समय, ठीक है, ठीक है। तो मैं तो उसी दो तरीके तीन से स्लाइड 10 हम मिनट आप देंगे। क्वेश्चन आंसर के लिए जरूर रखिए। देखिए, तो ये धनिया जो है वो पेशाब को जलन कम करता है। दालचीनी है, कोई भी खट्टी चीज को इसका छौंका लगा है, जैसे कच्चे आम है, तो कच्चे आम से जो होने वाली व्याधि है उसे रुकेगा।
अदरक सौंठ जो जिसको सूखा अदरक कहते हैं, उसकी भी एक बड़ी ये उपयोगिता है। हल्दी का तो मैंने बता ही दिया है। लाल मिर्च खाना नहीं खाना वो आप ही तय करिए। मिर्च खराब तो नहीं है, लेकिन मिर्च से अगर अच्छा है तो काली मिर्च मैंने बताया। नींबू नोजिया रोकता है। नींबू पानी से तो आपको मालूम है हम उसका शरबत बनाते हैं, लेकिन नींबू नोजिया वॉमिटिंग को ठीक कर सकता है। अगर नींबू का तो पीस करके उसको गर्म कर दिया, उसमें काली मिर्च के पाउडर डाल दिया, थोड़ा सेंधा नमक डाल दिया, तो फिर वो आपका वॉमिटिंग को बंद करेगा, नोसिया को बंद करेगा। पेट में दर्द है तो हींग सबसे अच्छी दवाई है। बच्चा रोता है जब, तो वो उसको अपचन की वजह से रोता होगा, ऐसा क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता छोटा, तो हींग का छोटा सा पाउडर एक चुटकी भर लेके उसको तेल में गर्म करके उसकी नाभि में डाल देंगे, इवन आपको भी, हम किसी को भी, तो वो तुरंत पेट की जो क्रैम्प्स होते हैं वो बंद हो जाता है। वही डायरिया भी रोक सकता है दही के साथ लेंगे तो लौंग, एक लौंग अगर आप अपने गर्म करके, दांत के दर्द है उसके दांतों के बीच में वो गर्म किया हुआ लौंग रख लेंगे तो तुरंत एनर्जेटिक इफेक्ट कर देगा। लहसुन के बारे में अब व्रज की वार्ता में मैं क्या बताऊं, फिर भी वो मैं वैद हूँ तो वो लहसुन और प्याज ठीक है, तो प्याज तो उसकी बड़ी बहन है, लेकिन फायदा भी है, वो चिकित्सा भी है। सेंधा नमक, नमक यानी कि सेंधा नमक, हम जो अगर आज टेबल सॉल्ट ये समुद्र नमक यूज कर रहे हैं, कभी उसके बारे में मेरी यूट्यूब पे कहानी है लवण नारायण की कथा, जो 1 घंटा मैंने लवण के बारे में, नमक के बारे में, सॉल्ट के बारे में बताया, कभी वो पढ़ी है। तो हरा मसाला भी जरा देख लीजिए, ये कड़ी पत्ता कोई भी चीज को वो पचाने में हेल्प करता है, इसलिए हम कड़ी पत्ते का यूज करते हैं। हरा धनिया सिर्फ गार्निशिंग नहीं है, वो गैस नहीं करेगा, पित्त नहीं करेगा आपका सब्जी या आपका जो दाल है। खाने के बाद तो तांबुल खाते हैं हम, तो वो पचाने में हेल्प करता है, उसके तो 13 गुण तांबुल के, लेकिन खैर प्रश्नोत्तर के लिए समय रखना है। अजवाइन कभी पेट में वायु नहीं करने देगा, तो अजवाइन अगर आपकी चटनी में है, या अजवाइन का पान आपने चावल के ऊपर ले लिया, या अजवाइन की जो बहुत सी व्यंजन में खास करके हम पेस्ट चटनी, हरी चटनी में पुदीना और अजवाइन का उपयोग होता है। तो कुछ भी तला हुआ भी आपने खाया, ज़्यादा भी खा लिया, तो पुदीना की चटनी, अजवाइन की चटनी, तो ये आपको पचाने में हेल्प करेगा। जिसको लेमन ग्रास कहते हैं, तो वो भी है। तो मुझे लगता है आई शुड स्टॉप हियर। तो बस आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो अभी कुछ जो समय बचा है और अच्छा अलाउ करता है, अच्छा, तो आप क्वेश्चन आंसर हम कर सकते हैं। तो मैं धन्यवाद। करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे भेज दो, आपसे मैं बात भेज, करने का। ठीक है, नमस्कार। ठीक ठीक है, ठीक। डॉक्टर साहब मेरे को एक बात आपसे पूछनी थी। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। जैसा कि आजकल सबसे ज्यादा मुश्किल का समय ये चल रहा है कि ग्राउंड वाटर सब जगह बहुत खराब हो गया है, तो जो भी सब्जियां या जो भी गेहूं, जो भी चीजें हमें मिलती हैं जमीन से, उसमें हैवी मेटल्स, अमोनिया, या क्योंकि केमिकल्स का यूज बहुत ज्यादा होता है, पैदावार बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, कीटनाशक बहुत ज्यादा डालते हैं, तो कोई भी सब्जियां लाते हुए डर लगता है। अब हमारी कोई रसोई में कोई ऐसी चीज है कि जो हम अपनी सब्जियों के साथ सब्जी बनाते समय उसको मिलाएं, तो कम से कम वो जो केमिकल्स हैं, जो हार्मफुल जो सब्सटेंसेस हैं, जो उसमें जमीन से आए हैं या पानी से आए हैं, उनका असर कुछ कम हो सके। ऐसी कोई चीज है जिससे थोड़ा सा बचाव हो सके, कुछ परसेंट ही हो जाए चाहे? हाँ, यही बताया ना, अगर आपने छोंका लगाया, तड़का लगाया, दुमगार लगाया, तो ये जो अपने आप उसके साथ उसके खुद के अंदर भी कुछ ऐसे दुष्प्रभाव करने वाली चीज है। अभी तो आपने ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर और ये मेडिसिन दवाई के बारे में बताया, वो कंटामिनेशन तो हुआ ही है, लेकिन कुछ चीजें अगर प्राकृतिक भी है, आपका ऑर्गेनिक मटेरियल भी है, तो भी हर तासीर को सूट नहीं होगा। उस चीज में कुछ केमिकल नहीं है तो भी वो हर व्यक्ति को सूट नहीं करता। तो यही मसाला, यही स्पाइसेस, यही छोंका लगाना, यही तड़का लगाना, उनके अपने जितने भी दुष्प्रभाव है उसको वो कम कर देगा। बहुत इसलिए अच्छी बात। अच्छा लगाना वो एक बड़ा एक कला है, विज्ञान भी है। जी जी डॉक्टर जी। साहब मुझे ये बताइए कि रोटी में कौन सी, गेहूं की रोटी, जाड़े में, या बाजरे की रोटी, या बेसन की रोटी, कौन सी रोटी सबसे
आटा कौन सा अच्छा रहेगा, विच ग्रेन्स इज बेस्ट? देखो, हमारे यहाँ पूरा नॉर्थ है, वो तो गेहूं खाता है, ऐसा बाय एंड लार्ज, खास करके राजस्थान, पंजाब के लोग, थोड़े हिमाचल के लोग। लेकिन पूरे जो साउथ है वहाँ कहीं गेहूं है ही नहीं। पूरा नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ कहीं गेहूं नहीं है। और जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, हमारा सौराष्ट्र वाला काठियावाड़, इवन महाराष्ट्र का हिस्सा, तो ज़्यादातर तो हमारे जो मिलेट्स है वही हमारा स्टेपल फूड है। इसलिए फूड मेन डिश, यानी कि आपका जो हमारे यहाँ बनती है, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्का की रोटी, वही हमारा भारत का या आदमियों का स्टेपल फूड होना चाहिए। तो गेहूं सबसे कम अच्छा है, गेहूं खराब नहीं है, लेकिन गेहूं का पसंद कम करना चाहिए। अब बाकी तरतम भाव से कि जौ की रोटी, तो जौ की रोटी सूखी होती है, तो जिसको ओवरवेट है, फैट ज़्यादा है, कफ ज़्यादा रहता है, तो वो जौ की रोटी खाएगा या मिस्सी रोटी खा सकता है। और जो जिसको बाकी नॉर्मल कंडीशन में ज्वार की रोटी सबसे सेफ है। जहाँ ठंड है, गर्मी ज़्यादा नहीं है, वहाँ बाजरे की रोटी सबसे अच्छी है। और बाजरे की रोटी अगर घी और गुड़ के साथ खाते हैं तो हाईली न्यूट्रिशियस है। तो कुल मिला के गेहूँ से हर जो मिलेट्स है सब अच्छा है। तो ज्वार है। अब जौ की रोटी आम तौर पे रूटीन में नहीं खाई जाती। ओबेस है, या अगर किसी को कफ का ज़्यादा प्रॉब्लम है तो, या डायबिटीज है, तो उसके लिए तो थोड़ी जौ की रोटी अच्छी रहती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये शेयर जरा हटा दीजिए, ये ग्रुप ऐसे जो जिससे कि सबकी सूरत दिख जाए। आपने जो शेयर कर रखा है अपना बैनर, मैंने हटा दिया है। अच्छा, नहीं अभी अभी फिर से नहीं हटा, अभी हो गया। अभी अच्छा, है हो गया। मैं एक मिनट हटा दे तो हटा, सब लोग दिख डेफिनेटली, जाएंगे, नहीं तो डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर में सहायता रहेगी। नहीं है, पूरा नहीं है। डॉक्टर साहब एक बात और बताइए, फास्ट जब रखें, फास्टिंग में क्या खाना चाहिए? फास्ट के दौरान या फास्ट जब खत्म करें 24 घंटे के बाद, के व्हाट इज द बेस्ट फूड टू बी टेकन? तो पहले तो फास्ट में क्या खाना, वो प्रश्न ही गलत है। फास्ट इसलिए है कि नहीं खाना है। एकादशे द्वौ कुर्यात्, एकादशी यानी कि हर 15 दिन में 2 काम करो, भजनम अभोजनम। आप भजन करो, जो 14 दिन तक आपने मन को कुछ नहीं दिया, मन को कोई खाना नहीं दिया। मन का खाना क्या होता है? मन का खाना होता है चिंतन, मनन, भजन, स्वरण, निर्विध्यासन, कीर्तन। तो 14 दिन के बाद एक दिन कम से कम आप मन को खाना दीजिए, और अभोजनम, शरीर को कुछ खाना मत दीजिए। तो वो आपका पूरा, इसके ऊपर तो अभी जापान के साइंटिस्ट को नोबेल पारितोषिक मिला, जिसको आज की मेडिकल टर्म में वो उसको बोलते हैं ऑटोफेजिया। तो भारत में तो हर घर जानता था कि हर 15 दिन में एक बार, या कुछ कुछ मंथ आता है सावन में कम खाओ, व्रत ज़्यादा सावन में रखते हैं, कुछ महीना होता है, कुछ पूर्णिमा होती है, कुछ अमावस्या होता है। तो कुल मिला के हफ्ता में आधा दिन नहीं खाओ, 15 दिन में एक बार पूरा दिन मत खाओ। और कभी राम जन्म होता है, कभी कृष्ण जन्म होता है, तो उनको उस दिन कुछ नहीं खाना, निर्जला एकादशी को कुछ नहीं खाना। लेकिन आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि अगर फास्ट छोड़ना भी है तो कैसे छोड़ना, तो आप जब राम जन्मभूमि के राम जन्म के दिन मंदिर में जब जाओगे, या कृष्ण जन्म मनाने के लिए जब मंदिर में जाओगे, तो क्या मिलता है? सबसे पहले मिलता है चरणामृत, तुलसी वाला पानी मिलता है। हाँ, फिर तुलसी दल मिलता है। फिर आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है पंजुरी, पंचजीरक, शायद आपने खाई होगी, जिसमें धनिया पाउडर होता है, जीरा पाउडर थोड़ा होता है, उसमें कोकोनट का पाउडर होता है, खड़ी शक्कर होती है। तो वो सब मिला के पहले वो लेना, तो पूरा दिन अब आपने फास्ट किया है। क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है, जब तक राम की माता यानी कौशल्या का प्रसव की पीड़ा से वो मुक्त नहीं होती, तब तक हमारी भारत की महिलाएं खाती नहीं है। और इवन देवकी की प्रसव की पीड़ा जब तक पूर्ण नहीं होती, रात तक 12 बजे तक हमारी महिला नहीं खाती थी कि नहीं, हमारी देवकी माता की अभी पीड़ा चल रही है, तो हम नहीं खाएंगे। तो रात को, कृष्ण जन्म तो रात को होता है, तब तक हम लोग नहीं खाते थे। और कोई भी फास्ट में हम पूरा 24 घंटा, सुबह 6 से दूसरे दिन सूर्योदय तक। तो सबसे पहले फास्ट छोड़ने के समय आपको खड़ी शक्कर और धनिया पाउडर और कोकोनट का वो करके, जिसको हम पंचजीरक कहते हैं, वो खाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये शेयर जरा हटाइए, बैनर हटाइएगा आपने। मैंने हटाया है एक, नहीं हटाया। फोन नंबर तो आप मुझे उसमें से हटा दीजिए। अच्छा, स्क्रीन शेयर में हटा देता अभी हटा दो। बस मैंने हटा दिया, मैंने भी अब हटा और दिया। कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न करना चाहे
सर मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। हाँ विश्वनाथ जी बोलिए। क्या सर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए कोई उपचार है क्या? देखो अभी डिजीज की बात करेंगे तो बहुत लंबा चलेगा। ये उपचार है जरूर, लेकिन आप उसमें चिकित्सक की अभिप्राय लेना चाहिए। कभी हमसे भी ले सकते हैं, आयुर्वेद की चिकित्सा उसमें है। लेकिन ये डायबिटीज के बाद होने वाली प्रक्रिया है, तो मुश्किल है ये ठीक करना। ये एजिंग के साथ और डायबिटीज के साथ होने वाला डिजीज है, तो उसमें मैं इधर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसी रेमेडी नहीं देता। हम बीमार ना पड़े, वही हमारा उद्देश्य है। तो शायद आपसे ब्रजवार्ता कब में और हम कहाँ किस तरह से वो मिल आपको सकते हैं फिर सर? आप ले लीजिए नंबर आप। ठीक, मैं नंबर दे दूंगा। और कोई ठीक है भाई व्यक्ति साहब। कोई प्रश्न हाँ करना चाहे? हाँ सर नमस्कार। नमस्ते सर नमस्ते। हाँ सर नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने बताया ना कि रात में दूध पीना चाहिए। हाँ तो जी। सर रात में जैसे आपने बताया ना कि दिन भर गाय चरती है उसके बाद, पर आजकल तो जो दूध आता है वो तो सुबह का निकाला हुआ ही आता है मोस्टली घरों में, तो उसी को हम गर्म करके रात में पीते हैं, तो फिर हमें वो लाभ नहीं मिलेगा फिर? तो आप बताइए किसी को कि शाम वाला दूध लेके आओ। जैसे मेरे यहाँ आता है, आपके यहाँ नहीं आता है, तो वो तो आपकी समस्या है ना। वो मैं जी कैसे सोल्व करूँ? पूरे भारत जी जो है ना, आप एक आपको छोड़ते हुए या आप जैसे लोगों को छोड़ते हुए पूरा भारत गाँवों में है। आज जी भी वही परंपरा है। अगर वही प्रक्रिया आपने प्रचलन किया फिर से, आप जहाँ भी रहती हो, मुझे नहीं मालूम कहाँ रहती हो, लेकिन जहाँ भी जी रहती हो वहाँ से आप वही पसंद करो कि आप जैसे फल कौन सा लाएंगे, ताजा ही जी लाएंगे। तो हर जी समय होता है खाने का पीने का। तो मैंने बता दिया साइंस, तो मैं मैंने ना उसके बारे में कल बता दिया। अब आप आपको yesterday I पसंद was करना है at Peter कि वो Platter in कैसे आपको मिलेगा, Calcutta। तो मैनेजमेंट का विषय है। हाँ, आजकल क्या तो चलता है वो हमारा मुझे जो नहीं देखना है। वो जो पैसा स्टक जैसे था वो मुझे किसके मिलता है साथ, वैसे आपको मोनो के मिले, साथ स्टक है ऐसी ना। भगवान को प्रार्थना करें और ऐसी आप व्यवस्था बनाएं। तो शी वाज सेइंग कि वो पोर्सलेन नहीं कर रहे हैं लेकिन वो बोन चाइना तो कर रहे हैं। तो कौन व्हाई डोंट यू ये एटलीस्ट गेट देम कौन जो, व्यक्ति है? और वो जरा कह रहे अपना थे जो वो बोन चाइना में जो मग्स म्यूट हैं या करें। प्लीज प्लैटर्स अपने हैं आप या को केक स्टैंड है या वो सब जो इस टाइप की जो आइटम्स हैं वो बिक जाती हैं। जरा तो if you प्लीज have म्यूट money योर stuck with सेल्फ। them, why बाबू don't you शरण just जी get जरा that product, म्यूट करना। even if it जी, isn't bone chain, मैं because वो post मैंने सबको कर दिया है, मैं दोबारा खोल देता हूँ एक बार। है ना मेरे यहाँ। अब और कोई व्यक्ति अपना उंगली उठा दे तो मैं अभी इसको अनिल पोद्दार जी, मुझे बड़ी खुशी हुई अनिल पोद्दार जी को देख करके। पोद्दार जी स्वागत है। कोई प्रश्न हो तो उंगली उठाइए, मैं अभी आपको अनम्यूट करता हूँ। धन्यवाद अनिल धन्यवाद। पोद्दार जी बताइए। कोई ऐसे ऐसे कोई प्रश्न नहीं है मेरा, ठीक है। अच्छा, और अरुण अग्रवाल जी, अरुण अग्रवाल जी जरा इनको अनम्यूट करिए, अरुण अग्रवाल जी को। जी करता हूँ, जी करता हूँ, समय जी कर लगेगा। दिया, हाँ अरुण अग्रवाल जी जी, कर दिया। आपको आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है बताइए। कॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए, कॉनिक अरुण जी कॉन्स्टिपेशन, कॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई इलाज है क्या आयुर्वेदिक में? इलाज तो बहुत है। अगर आपने इस तरह से खाना पकाया, इस तरह से छौंका लगाया, इस तरह से रसोई बनाई, तो कब्जी होगी ही नहीं। अब कब्जी के लिए कोई दवाई तो फिर भी बहुत कॉमन है, इसमें मैं बता सकता हूँ कि भाई कोई मेडिसिन तो कोई अंत नहीं है उसका। लेकिन आपकी जो काली मुनक्का है, काली द्राक्ष जो, हाँ, वो, और उसको आप गर्म बहुत करके पहले भिगो दीजिए और वो गर्म करके उसका काढ़ा जैसा बना के पीजिए। जो हर्ब और स्पाइस की लिमिट में ये बताता हूँ, ये मेडिसिन तो नहीं है, फिर भी काली द्राक्ष जो है, मुनक्का है, वो अगर आपने भिगो दी, फिर उसको बॉईल कर दिया और उसका आपने अगर सिरप बना के आधा गिलास आपने पिया, तो डेफिनेटली आपकी कॉन्स्टिपेशन में राहत नहीं, मिलेगी। वो डायबिटिक होने के बाद भी ले सकते हैं तो क्या? आप फिर डायबिटीज भी बताए, फिर बताएंगे कि मेरे दांत भी नहीं है, फिर बताए तो तो आप हमारे पास जरूर आइए, कोई वैद्य आपके पास चलिए मैं होगा आपसे उसका। टेलीफोन पे बात करता हूँ, मैं टेलीफोन नंबर नहीं, आप फिर ये दवाई हो दे जाएगी। दीजिए। हाँ, दवाई तो ठीक है। का अंत नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब का टेलीफोन नंबर देने के लिए मेरी सेवाएं मौजूद है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब, ये बोलिए। अशोक अग्रवाल जी बोल रहे हैं कुछ, उनका हाथ, उन्होंने हाथ भी किया हुआ है। अशोक जी, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपका ये सेमिनार, बहुत ज्ञान की बातें बताई। पर हम सीनियर सिटीजन के लिए, प्रोस्टेट के लिए कुछ
प्रिवेंशन के लिए या अगर हो तो कुछ है आयुर्वेदिक में? बहुत है उसमें। तो सिर्फ मक्का होती है ना, जो देसी मकाई, जी मक्का, जी हाँ, तो उसमें ये हम जो खाते हैं वो स्वीट कॉर्न, वो पीली वाली नहीं। आज जी पूरा जगत में, पूरे भारत में अब यही, लेकिन जो पशु खाता है, गाय खाती है, वो जी सफेद मक्का। तो मक्का का जो ऊपर का बाल होते हैं ना, जी जी गोल्डन, वो बाल को अगर आपने एक मक्का का, एक मक्का में जितने भी बाल है, उसको एक गिलास पानी में आपने डाल के पहले भिगो देना, फिर उबाल के उसको छान के पूरा दिन वो पानी आप थोड़ा थोड़ा सिप करते रहिए। तो आप जी देखिए 15 दिन में आपको कितना फायदा होता है। ये मैं कोई सीधा प्रोस्टेट की दवाई बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये नहीं हर्ब नहीं और स्पाइस की लिमिट में घर में होने वाली प्रक्रिया से बताता हूँ। आपका प्रोस्टेट की साइज क्या है, शेप क्या है, कहाँ, नहीं वो तो सब देखना पड़ेगा। फिर भी ये आप करके देखिए, लाखों लोगों को इससे हमने फायदा पहुंचाया है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो बहुत बहुत मक्का का शुक्रिया बाल डॉक्टर है, साहब, पर आप जरूर करिए। व्हाइट मक्का बहुत मुश्किल है मिलना हाँ, तो बॉम्बे में। वही है ना, पूरा इधर कंट्रोल कर दिया है अमेरिका लता ने आपके ऊपर। लता गोयल जी बहुत तन्मयता से सुन रही हैं। जरा लता गोयल जी को अनम्यूट करिए। जी लता जी गोयल, मैं करता हूँ जी। लता गोयल अनम्यूट करिए। मैं देख रहा लता हूँ जी, नाम गोयल, ढूंढ रहा हूँ। हाँ लता जी हाँ जी। बताइएगा, आपका कोई प्रश्न हो बताइए। क्या मेरा प्रश्न ये है कि मोदी जी ने हमारे लिए मिलेट्स बहुत पॉपुलर कर दिए हैं, पर ये मिलेट्स जो है थोड़े गर्म प्रकृति के होते हैं, तो हमेशा हम उनको यूज नहीं कर सकते। क्या आप बता सकते हैं कि गर्मी में हम कौन से मिलेट्स यूज कर सकते हैं? अभी सर्दियों में तो बाजरा, मक्का, ज्वार ये सब कर सकते हैं, बट गर्मियों में कौन सा मिलेट यूज कर सकते हैं? नहीं, गर्मियों में मिलेट नहीं ले सकते, आपकी बात नहीं सही है। ले सकते, हाँ, हाँ गर्मी ये। में नहीं लेना। गर्मी में जी, सबसे ज्यादा राइस लेना, खीर लेना, राइट, और कम से ठीक। कम वो ज्वार की जो रोटी है वो थोड़ी कम गर्म है। बाजरी तो गर्म ही है, लेकिन ज्वार हाँ, की रोटी है वो कम गर्म है, तो आप फिर यूज करिए। लेकिन मिलेट्स का यूज गर्म, और आप कहाँ, कौन से प्रदेश में रहती हो मैं उसके मथुरा ऊपर से भी। बोल रही हूँ हाँ, जी। तो मथुरा में आपको ये सूट नहीं होगा, ये जी, मिलेट्स गर्मी में कम लीजिए। तो फिर गर्मियों में हम गेहूं पे वापस जाएं। आप कहते हैं हाँ, गेहूं गर्मी इज में नॉट आपको गुड फॉर अस। गेहूं लेना चाहिए। हाँ, गेहूं, रोटी अच्छा, ही मिक्स खानी है। आटा खा सकते हैं गर्मियों नहीं, में या मिक्स नहीं आटा का जिसमें? नाम का कोई, क्योंकि सबका पचने का समय अलग है। सबके ये मिक्स आटा जो है वो बड़ा अनर्थ कॉन्सेप्ट है, वो आप मत करिए, कभी मत करिए। अच्छा, लेकिन आपको मतलब मैं जो बताऊं, चना, हाँ, गेहूं, वो नहीं नहीं, वो सोयाबीन बिल्कुल गलत वगैरह है। मिला के वो खाते हैं, बहुत वो नहीं बड़े खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए इसका, क्योंकि चना पचने में अलग समय लगता है। हाँ, बाजरी को अलग समय लगता है। एक विपरीत होता है, वो विरुद्ध आहार हो जाएगा। फिर भी आपको सिंगाड़ा जो होता है ना, आप मथुरा में रहते हैं, तो कुट्टू, सिंगाड़े का आटा, कुट्टू या सिंगाड़े का आटा, कुट्टू हाँ का आटा या सिंगाड़े का हाँ, आटा? वो आपको उसकी रोटी बना के आप ले सकते हैं, तो वो ठंडक भी करेगा, तो वो अच्छा जी रहेगा। जी 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 जी। डॉक्टर थैंक साहब यू। एक प्रश्न मेरा है। जी, कूटू का आटा उपवास में बड़ा खाया जाता है, इसका क्या गुण है कूटू के आटे का? वही वही इसलिए गुण है कि वो हैवी नहीं है, नंबर एक, पचाने में समय कम लगता है, और वो उपवास है, वैसे नहीं खाना है, फिर खाना है, तो कुछ हम लाइट चीज लें, जो जिसमें पचने में पूरी सिस्टम को न लगना पड़े, जल्दी पच जाए, और कुछ उस दिन हमको बॉडी को, मतलब स्टमक को एम्प्टी रखना है, तो ज़्यादा उसमें से केटोसिस न हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें होती है, इसलिए हमने सामा चावल है, या कुट्टू का आटा है, या शकरकंद है, वो हमारे यहाँ जो परंपरा में एकादशी को भी खाया जाता है, तो इसलिए खाया जाता है कि बॉडी को वो थोड़ा कम उसमें आपको सपोर्ट करेगा, तो इसलिए डॉक्टर वो साहब, ठंडक करेगा। डॉक्टर साहब, ये व्हाट अबाउट दिस बार्ले, जौ का आटा के बारे में क्या कहते हैं आप? जौ का आटा मैंने बताया उस शुरू में ही कि अगर डायबिटीज है तो कोई भी आटा आपको सूट नहीं करेगा। थोड़ा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो वो थोड़ा ठीक रहेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा, आई एम नॉट रिकमेंडिंग बार्ली का आटा, गर्मी लेकिन के अगर टाइम में जौ का आटा ठीक नहीं रहता? क्या गर्मी के टाइम में, गर्मी के वेदर में जौ का हाँ हाँ, आटा मतलब कम, मैं ये कराते सुन हैं लीजिए, कम से कम वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो रोटी अच्छा ही खानी है। नहीं अच्छा। खानी चाहिए तो भी जौ का आटा थोड़ा अच्छा है। जिसको ओवर फैट है, जिसको वजन ज्यादा है, और वजन कम करने में भी ये सहायता करता है, तो जौ का आटा इस तरह से फायदे वाला है। लेकिन आपको फिर घी लगा के खाना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा रुक्ष है, वो गर्म करता है, तो ज्यादा घी यूज करना पड़ेगा उसमें, तेल डॉक्टर तो नहीं। साहब, जौ का पानी भी हम लोग लेते हैं ना, जौ का हाँ पानी भी गर्म करके पीते हैं ना हम लोग कई हाँ, बार तो जो। अच्छा है, तो वो
किडनी को, वो डायूरेसिस है तो वो किडनी को साफ करता है, वजन को थोड़ा कम करता है। ठीक। हमारे मेरे ख्याल बीच से में ब्रज मुरारी कला लाल केंद्र घर को गए हैं। मुरारी लाल जी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं क्या? जानी साहब के कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ेगी, होल डे। अच्छा डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझ मेरा एक डाउट है। हाँ, डॉक्टर अस्थाना को अनम्यूट करिए जरा। जी रघुचरण जी, डॉक्टर अस्थाना कुछ पूछना चाहते हैं। कर लूंगा सर, खुद ही कर लूंगा। जी डॉक्टर अस्थाना बताइए। और तो चल बच्चे बेटा। डॉक्टर अस्थाना अनम्यूट करिए डॉक्टर अस्थाना को। वो अनम्यूट मैं खुद है जी, करता हूँ। हाँ अनम्यूट आप है। कर दिया। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए डॉक्टर अस्थाना। जी जी, मेरे बस एक रिक्वेस्ट थी, मैंने उसमें मैसेज में भी डाल दिया है कि आप अपने फोन नंबर और एड्रेसेस हमको दे दें, जिससे कि हम आगे भी अपने ग्रुप में करा सकें आपकी वार्ता। वार्ता भी इसी तरह से हम करा सके आगे दूसरे ग्रुप विष्णु जी अपने ग्रुप में सबको देखिए डाल ही देंगे। मैं और हम लोग डॉक्टर जा साहब का सकेंगे। एजेंट अब विष्णु प्रकाश गोयल हो गया है। अब सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आनी चाहिए। नहीं साहब, आप एजेंट नहीं है, आप समाज सुधारक हैं। समाज को कैसे सुधारा जाए इसलिए आप उन लोगों का पता दे रहे हैं, इसीलिए आपने वार्ता आयोजित कराई थी। लेकिन उसी ये तो क्रम ब्रज को हम कला आगे है ना, बढ़ाना चाहते हैं। ब्रज कला उसी है। क्रम को हम ये आगे ब्रज बढ़ाना की चाहते हैं, कला इसलिए है। हम चाहते हैं कि मैं उनके पास मैं ब्रज दूंगा, की कला ठीक है, है। इसलिए वो एजेंट बताया अपने आप को। तो वैसे नारद जी भी तो एजेंट थे ना, नारद जी। अब हमारा समय हो गया है और मैं समझता हूं कि धन्यवाद थैंक ज्ञापन यू का लिए हमारे जी। बहुत बीच बहुत में धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको आयोजन करने के लिए, और डॉक्टर साहब का कि उन्होंने इतना सुंदर हमें दिया। हमें नंबर वो दीजिएगा जिससे हम अगले महीने मैं दूं या मैं उसको फिर मैं दोबारा दूं से आयोजित करा मैं सके। ठीक। मैं आमंत्रित करता हूं रामदयाल जी को, जो ब्रज की विभूति है, और डॉक्टर साहब ने ब्रज का नाम कई बार लिया है, तो डॉक्टर साहब को ब्रज कला केंद्र की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करें और वार्ता की उपयोगिता को भी बता करके श्रृंगार करें। क्या नाम? रामदयाल अनम्यूट मैं करें। अनम्यूट करती हूँ। रामदयाल जी सादर नमस्कार। ये जितनी तारीफ की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। इतने बढ़िया, अरे बड़े आराम से और इतनी सरल विधि से आपने बताया है। आप बड़ी विभूति जो है आप हमारे सामने आई, हमारा सौभाग्य है आपको सुनने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केवल एक बात और पूछनी थी मुझे, हम जो है भिंडी जो है अजवाइन में छोंकते आए हुए, गांव में शहर में भी रहा हूं, सब जगह अजवाइन में, लेकिन आपने मेथी में बताया, तो मेरे ख्याल से मेथी में तो कभी इतना लगा करके नहीं। देखिए, कल आप श्रीमती जी को बोलिए कि अब मेथी में चौंका लगा के या फिर दही ऊपर डाल के आप भिंडी की सब्जी खाइए, लुत्फ उठाइए उसका। अभी तक का आपका टेस्ट बदल जाएगा। अब भिंडी बनते की, वो अलग बात। मैं भिंडी की सब्जी की कह रहा हूँ। हाँ वही, उसमें ही आप मेथी का तड़का लगा के कल खाइए, फिर मुझे बताइए कि कितना आनंद आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद रामदयाल जी। और अब हम अपना राष्ट्रगान के उसके लिए तैयार रहें, जब वार्ता के लिए कर रहा हूँ। विष्णु जी आवाज नहीं आ रही, साउंड नहीं है। दोबारा से प्ले करें शुरू से। दोबारा से प्ले करना पड़ेगा। नहीं, ये तो गणेश वंदना पे आ गई जी। नहीं, मैं कर रहा हूँ। गलत हो गए, कहाँ है? हम सब लोग एक ग्रुप फोटो भी करा सकते हैं आगे के रिकॉर्ड के लिए। यही आ रही है मेरे यहाँ, है ये तो बार गणेश बार। वंदना आ रही है बार बार। मैं रोक रहा हूँ।
चलिए कोई बात नहीं, कोई ऐसी हम गा रहे थे समापन करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय हिंद। जय। आप सबका धन्यवाद। कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदां वरदां